नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राउंड का नियम। कक्षा 12वीं क्लास 12 के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है विलयन। और विलयन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज का राउंड का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राउंड का नियम संबंधित है किस चीज से, पहले हम ये देखें कि जो राउंड का नियम है वो संबंधित है वाष्प दाब से। वाष्प दाब से तो राउल्ट का नियम पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब सबसे पहले हम देखें कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर मीन्स वाष्प के द्वारा डाला गया जो दाब है वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा आरोपित दाब होता है वाष्प दाब। अब ये जो वाष्प है वो दाब कहाँ पर डालेगी, कहाँ आरोपित करेगी। तो हम कल्पना करें एक पात्र की कि एक पात्र है और इसमें रखा हुआ जो पात्र में रखा हुआ जो विलयन है, सपोज यहाँ पर जो विलयन रखा है ये विलयन कैसा है, वाष्पशील। ये जो विलयन है वो क्या है, वाष्पशील। ठीक है, तो ये जो वाष्पशील विलयन है, जब ये विलयन पात्र में रखा रहता है तो रखा ये जो पात्र में, जिस पात्र में रखा हुआ है, धीरे धीरे इसमें वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया होती है तो यहाँ पर ये जो सतह है, इस सतह में जो पदार्थ के अणु है, इन अणु में वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप ये जो अणु होते हैं वो धीरे धीरे वाष्पित होंगे। तो सामान्यतः पर होता क्या है, हर पदार्थ में वाष्पन की क्रिया होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर हमें इसे देखना है तो हम एक ऐसा पात्र लेते हैं जो कि ऊपर से किसी पात्र के द्वारा बंद हो। जैसे कि हमने ये लिया है, एक बीकर है, इस बीकर में जो द्रव रखा हुआ है उस द्रव पर वाष्पन की क्रिया होगी। तो जब वाष्पन की क्रिया होगी तो उसे हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हमने ये जो पात्र के ऊपर जो बीकर के ऊपर पात्र से इसे ढाका है, उस पात्र पर हम देखते हैं यहाँ पर छोटी छोटी पानी की जो या फिर वाष्प की जो बूंदें हैं वो एकत्रित हो जाती हैं। घरों में अक्सर हमको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि हम अगर पानी जिस पात्र में रखते हैं उसे एक दूसरे ढक्कन से ढक देते हैं तो ढक्कन में छोटी छोटी बूंदें हमको दिखाई देती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में ना ही हम उसको गर्म करते हैं, ना ही मौसम ठंडा होता है ज़्यादा, ना ही गर्म होता है, हमेशा हमको ऐसा दिखाई देता है। तो वास्तव में होता क्या है, जो पदार्थ होते हैं उनमें वाष्पन की क्रिया होती है। द्रव है, द्रव की सतह में वाष्पन की क्रिया होती है और वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप ये जो ऊपरी सतह है इससे जो वाष्प बनती है, ये वाष्प जाती है ऊपर की ओर और जिस भी पात्र से ये ढकी होती है उस पात्र की सतह पर एकत्रित हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये पात्र की सतह पर एकत्रित हो गए तो ये क्या कहला रही है, वाष्पन की क्रिया। ठीक है, अब जब वाष्पन की क्रिया होती है तो हम देखते हैं कि जो पात्र है, बंद पात्र है, उसमें जो द्रव है उसमें कमी नहीं होती है, क्योंकि अगर वाष्पन की क्रिया हो रही है ना तो द्रव की सतह पर, ये पात्र की सतह पर वाष्प एकत्रित हो रही है। लेकिन होता क्या है, जैसे वाष्पन की क्रिया होती है वैसे ही ये जो वाष्प के कण हैं ये धीरे धीरे जब आपस में टकराते हैं तो टकराने पर इनमें संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ये वापस कहाँ आ जाते हैं, द्रव की सतह पर। तो यहाँ पर एक होती है वाष्पन की क्रिया और दूसरी होती है संघनन की क्रिया। संघनन मतलब जो वाष्प के कण होते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और इनमें संघनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वापस वो कहाँ पर आ जाते हैं, बीकर में रखे हुए द्रव में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार कोई भी जो द्रव है बंद पात्र में जब रखा होता है तो उसमें वाष्पन और संघनन की क्रिया सदैव चलते रहती है, जिसके कारण पात्र में रखा जो द्रव है इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये वाष्पन और संघनन की क्रिया होती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप ये जो वाष्प है जब यहाँ पर वापस आती है, सतह में वापस आती है, तो सतह पर उपस्थित जो अणु है या सतह पर ये एक प्रकार का दाब डालती है। जब वाष्प जो होगी, वाष्प के जो कण है वो नीचे की ओर आते हैं तो ये जो सतह पर आते हैं, इस सतह पर जो दाब आरोपित होता है उसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब।
ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देखें कि बंद पात्र में रखे हुए जो द्रव है, द्रव की सतह पर वाष्पन एवं संघनन की क्रिया एक साथ चलती है। साम्यावस्था पर वाष्पन और संघनन दोनों ही क्रियाएं समान होती हैं, जिसके कारण द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस वाष्पन व संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास क्योंकि हम विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो विलयन चैप्टर के अंतर्गत हम लेने वाले हैं एक विलायक और दूसरा हम लेने वाले हैं विलयन। ये दो बीकर हैं, दोनों बीकर में एक में हम केवल रख रहे हैं विलायक। यहाँ पर ये किसका है? विलायक के लिए है। और दूसरा हमारे पास है विलयन। ठीक है। अब ये विलयन है, मतलब इसमें विलायक के कण के साथ साथ, है ना, ये विलायक है और विलायक के साथ साथ यहाँ पर विलेय पदार्थ के कण भी मौजूद है, उपस्थित है, ये इस प्रकार से। ठीक है। तो जब विलायक और विलयन इन दोनों को अलग अलग बीकर में हम रखते हैं और इनको एक पात्र से जब हम ढाक देते हैं, इस प्रकार से हमने इसको एक पात्र से ढाक दिया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वाष्पन और संघनन की क्रिया होगी। तो जब विलायक में वाष्पन और संघनन की क्रिया होती है तो यहाँ पर ये जो विलायक है इसकी सतह में ये जो कण है उनमें वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्पन के फलस्वरूप वे ऊपर की ओर जाएंगे विलायक के कण और यहाँ पर एकत्रित होंगे और वापस संघनन के फलस्वरूप नीचे की ओर आएंगे। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? विलायक के कण द्वारा जो वाष्प उत्पन्न होगा दाब, वो क्या होगा? वाष्प दाब। ठीक है। अब यही क्रिया विलयन में भी होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो विलयन है, इस विलयन में क्या है? विलेय के कण उपस्थित है, विलायक और विलेय दोनों के कण उपस्थित है। तो यहाँ पर ये जो विलेय है वो है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय। तो जब हम अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन लेते हैं, अवाष्पशील मतलब जिसमें वाष्पन की क्रिया नहीं होती, जब वाष्पन की क्रिया नहीं होती तो यहाँ पर ये जो केवल विलायक के कण है ना, उनमें वाष्पन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जो वाष्पन की क्रिया है वो होती तो है लेकिन विलायक की तुलना में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सतह में केवल क्या है? विलायक के कण है। तो ज्यादा से ज्यादा कणों का जो है वाष्पन होता है, ज्यादा से ज्यादा अणुओं का वाष्पन होता है। लेकिन जो विलयन की सतह है उसमें विलायक के साथ साथ विलेय के कण भी उपस्थित है, जिसके कारण यहाँ पर जो वाष्पन की क्रिया होती है वो विलायक की तुलना में कम होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो संघनन की क्रिया होगी वो भी कम होगी। संघनन की क्रिया कम होगी मतलब जो वाष्प वापस द्रव की सतह पर आती है उसकी संख्या भी कम हो जाएगी, वाष्प के कणों की संख्या भी कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब डाला जाता है वो कैसा हो जाता है? विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। वाष्प दाब विलायक की अपेक्षा कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो विलायक है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक में वाष्पन की क्रिया ज्यादा होती है, जबकि विलयन में अवाष्पशील कण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वाष्पन की क्रिया कम होती है और वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जाता है द्रव की सतह पर, ये द्रव की सतह में वाष्पशील अवाष्पशील विलेय भी है, तो यहाँ पर जो वाष्प दाब डाला जाता है वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसी से संबंधित है हमारा राउल्ट का नियम। तो आप पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझ लिए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, इसका वाष्प दाब अधिक होता है, जबकि विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब है वो कैसा होता है? कम होता है। मतलब कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो किस पे निर्भर करता है? केवल विलायक पे। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर विलायक भी है और विलेय दोनों के कण उपस्थित है ना, लेकिन विलेय कैसा है? अवाष्पशील है, जिसमें वाष्पन की क्रिया नहीं हो रही है। मतलब कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है? केवल विलायक पर निर्भर करता है ना। विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक पर निर्भर करता है। तो ये जो राउल्ट का नियम है इसी से संबंधित है।
ठीक है। तो राउल्ट का नियम है, आप नोट करेंगे, इसी से हम पढ़ेंगे पूरा राउल्ट का नियम। ठीक है, आपने ये ध्यान रखा ना, जो विलायक है उसका वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। और जो विलयन का वाष्प दाब है केवल किस पे निर्भर करता है, विलायक पर निर्भर करता है। और विलायक पर निर्भर करता है, इसी के आधार पर हम क्या देखेंगे, राउल्ट का नियम। ठीक है, तो इसे भी आप समझ के नोट कर लेंगे। अब हमारे पास जो राउल्ट का नियम है वो क्या है, लिखेंगे आप इस नियम के अनुसार, नियम जरूर लिखें। राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप इसे नोट कर लें। ये है राउल्ट का नियम। ठीक है, नोट कर लेंगे आप, फिर से हम समझते हैं क्या है ये। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए है। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, जो अभी हमने देखा कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन कैसा होता है, जिसमें कि वाष्पन की क्रिया कम होती है, जिसके कारण उसका वाष्प दाब कम होता है। तो विलेय पर वाष्प दाब निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, विलायक पर, है ना। तो इसी से हमारा जो नियम बनता है कि अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मतलब केवल विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसका डेरिवेशन बनाते हैं वो आ जाता है, हम लिखते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब इज प्रपोर्शनल टू विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम दर्शाते हैं PS, ये मैं लिख रही हूँ PS, S मीन सॉल्यूशन, P मीन्स प्रेशर। तो प्रेशर कौन सा, प्रेशर क्या है अपना, पेपर प्रेशर, PS। तो विलयन का वाष्प दाब इज प्रपोर्शनल टू विलायक का मोल प्रभाज, जिसको हम XA से दर्शाते हैं। XA है यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज, और इसी को हम लिखते हैं PS इज इक्वल टू P0A XA। तो यहाँ पर ये जो P0A है एक स्थिरांक है जो कि कहलाता है शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये ठीक है, तो यहाँ पर PS इज इक्वल टू P0A XA, ये है राउल्ट का नियम कि जो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहीं पर क्योंकि जो विलयन का वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, विलायक, मतलब पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, विलायक पर। तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा जाता है कि जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, मतलब ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक पर निर्भर करता है। तो इसी को आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, PS इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू यहाँ पर P0A XA, मतलब ये जो PS किसके बराबर हो गया, PA के बराबर हो गया। PS है विलयन का वाष्प दाब और PA है विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे आप। PA क्या है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स PA इज इक्वल टू P0A XA। ठीक है, तो आप ये दोनों डेरिवेशन की सहायता से राउल्ट का नियम लिख सकते हैं। ये क्या है, राउल्ट का नियम कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे हम PS इज इक्वल टू P0A XA लिख सकते हैं, या फिर PA इज इक्वल टू P0A XA भी लिख सकते हैं।
तो राउल का नियम अगर आता है तो आपको इतना लिखना है। फिर इसी को संबंधित करते हैं राउल के नियम को हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से। तो यहाँ पर इसके आगे हम देखेंगे क्या है। तो इसी को अगर हम जब आगे बढ़ाते हैं, तो आप इसको अगर नोट कर लिए तो मैं इसके आगे लिखूंगी। अब हमको राउल का नियम क्या मिल गया, यहाँ पर आप देखें कि हमने क्या लिखा, पी एस इज इक्वल टू P0A x A। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो XA है वो क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है, और XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। मतलब विलेय और विलायक दोनों का जो मोल प्रभाज है इनका योग होता है 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। इस मान को हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पर PS है ना, PS इज इक्वल टू P0A XA। यहाँ पर हम मान रखेंगे, XA की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस XB। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे, PS इज इक्वल टू P0A, 1 से गुणा करें, और P0A XB, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी वैल्यू को हम यहाँ पर, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको बराबर किस साइड ले आएंगे तो ये हो जाता है P0A XB इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आए और PS को हम यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाता है P0A माइनस PS। ठीक है, ये PS है। और फिर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं XB इज इक्वल टू P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई किसकी आ गई, XB की वैल्यू आ गई। तो आप पहले तो इसको अंडरलाइन कर ले क्योंकि इससे हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब वैल्यू देखें तो XB हो जाता है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, और P0A तो हम पढ़ चुके हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। तो यहाँ पर ये जो P0A माइनस PS, ये जो होता है वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, और ये जो पूरी वैल्यू है मीन्स P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A, इसे कहा जाता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आता है, तो अगर इसको हम देखें तो ये क्या हुआ, विलेय का मोल प्रभार, और ये वैल्यू क्या हुई, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ आपका एक जो क्वेश्चन बनता है आप इसे नोट कर ले। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है राउल का नियम क्या है, इसकी सहायता से स्पष्ट कीजिए कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल का नियम हमने पढ़ा कि राउल का नियम PS इज इक्वल टू P0A XA है ना, और इसकी सहायता से हम क्या सिद्ध कर रहे हैं लास्ट में, कि जो विलेय है उसका मोल प्रभाज है वो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको राउल के नियम की सहायता से यहाँ तक सॉल्व करना है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जब राउल का नियम आता है तो उसका क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप देखिए, इजी वे में आता है, राउल का नियम क्या है समझाइए। तो आपने राउल का नियम लिखा शब्दों में और ये आपने समझा दिया कि ये क्या है, राउल का नियम समीकरण 1। लेकिन साथ में पूछा जाता है कि इसकी सहायता से हम विलेय, इसकी सहायता से समझाइए कि विलेय का मोल प्रभाज वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, या फिर राउल का नियम आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा राउल के नियम लिखने में थोड़ी गलतियां भी करते हैं बच्चे, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो राउल का नियम है वो राउल का नियम क्या है उसको समझ के इस तरीके से लिखें। थैंक यू।